हेलो एवरीवन, वेलकम सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोमक कैंसर। तो फर्स्टली तो हम ये देखेंगे स्टोमक कैंसर क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टोमक मीन्स अमाशय। तो जो हम जानते हैं अमाशय, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अमाशय हमें पता है कि जो बैली वाला पॉइंट होता है उसके सेंटर में और रिब्स के नीचे हमें अमाशय देखने को मिलता है या फिर स्टोमक देखने को मिलता है। तो स्टोमक कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर भी हम इसे बोलते हैं। इसे हम गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से ही बोल सकते हैं। तो इसे कैंसर क्या है, इज़ अ ग्रोथ ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन द स्टोमक। जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ है वो अगर स्टोमक के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टोमक कैंसर के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं द स्टोमक इज़ द अपर मिडिल पार्ट ऑफ द बैली, मतलब ये ऊपर एंड मिडिल, बैली के ऊपरी एंड मिडिल पार्ट में हमें देखने को मिलता है और रिब्स के जस्ट बिलो हमें स्टोमक देखने को मिलता है। तो ये तो जस्ट हमने स्टोमक कैंसर देख लिया कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हमें स्टोमक के अंदर देखने को मिल रही है तो उसे हम स्टोमक कैंसर बोलेंगे। अब फर्स्टली तो हम यहाँ पर देख लेते थे कि स्टोमक कैंसर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्टली हम टाइप्स ऑफ स्टोमक कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो जो हम देखेंगे, फर्स्ट है एडिनो कार्सिनोमा, सेकेंड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, थर्ड इज वन कार्सिनोइड ट्यूमर एंड फोर्थ लिम्फोमा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम जो टाइप देखने वाले हैं एडिनो कार्सिनोमा। तो एडिनो कार्सिनोमा स्टोमक कैंसर स्टार्ट इज सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोमक कैंसर। नियरली ऑल कैंसर दैट स्टार्ट इन द स्टोमक आर एडिनोकार्सिनोमा स्टोमक कैंसर। तो जो कार्सिनोमा स्टोमक कैंसर है, ये स्टार्टिंग जो हमारी सेल होती है, जैसे कि जो हमारी लेयर मान लेते हैं स्टोमक की, जो इंटरनल जो लेयर होती है, तो जहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, तो उस सेल में अगर कैंसर सेल की ग्रोथ होने लगती है तो उसे हम एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। तो सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस, ऐसी सेल जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप है स्टोमक कैंसर का। ये मोस्टली हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग स्टेज होगा, तो स्टार्टिंग जो स्टेज होगा कैंसर की, स्टोमक कैंसर की, तो एडिनो कार्सिनोमा से स्टार्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एडिनो कार्सिनोमा क्या है, कि जो हमारे स्टोमक की म्यूकस वाली लेयर होती है उसके सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, तो उसे हम एडिनो कार्सिनोमा स्टोमक कैंसर बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर की बात करते हैं। तो इस तरह का जो टाइप है, देखिए हम स्टोमक के टाइप्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, किस किस तरह के स्टोमक कैंसर देखने को मिलते हैं। तो एडिनोकार्सिनोमा तो मतलब बहुत ही कॉमन टाइप है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर की बात करते हैं। तो ये स्टार्ट इन स्पाइनल नर्व सेल दैट आर फाउंड इन द बॉल ऑफ योर स्टोमक एंड अदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन। GIST इज टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। अब हम देखेंगे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है, ये जो स्टार्ट होता है स्पाइनल नर्व सेल से स्टार्ट होता है। स्पाइनल सेल नर्व से स्टार्ट होता है और हमें ये देखने को मिलता है जो हमारे स्टोमक की बॉल होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्यूमर हमें देखने को मिल रहा है स्टोमक की बॉल में हमें देखने को मिलता है। एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन में भी देखने को मिल सकता है, पैनक्रियाज में भी देखने को मिल सकता है, जो भी हमारे अदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे वहाँ पर भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है। तो इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो ये हमारे मोस्टली हमें ये एक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का टाइप के अंदर आता है। तो ये हमारा हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। याद रखिएगा कि ये जो ट्यूमर स्टार्ट होता है स्पाइनल नर्व सेल से स्टार्ट होता है और ये है मोस्टली देखने को मिलता है स्टोमक की वॉल पर। अब वॉल ये हमें इंटरनल वॉल देखने को मिल रही है, हमें सुपरफिशियली वॉल भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर भी ट्यूमर हो सकता है। तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर। अब कार्सिनोइड ट्यूमर की बात करते हैं। तो कार्सिनोइड ट्यूमर आर कैंसर्स दैट स्टार्ट इन द न्यूरो एंडोक्राइन सेल। तो जो हमारा कार्सिनोइड ट्यूमर है वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल से स्टार्ट होता है और न्यूरो एंडोक्राइन सेल आर फाउंड इज मैनी प्लेस इन द बॉडी। दे डू सम नर्व सेल फंक्शन एंड सम ऑफ द वर्क ऑफ सेल दैट मेक हार्मोन्स। कार्सिनोइड ट्यूमर आर अ टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो ये हमें जो हमारा कार्सिनोइड ट्यूमर है स्टोमक के किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकता है। एंडोक्राइन जैसे कि हमने देखा न्यूरो एंडोक्राइन सेल अफेक्ट होती है और ये मोस्टली हमें बॉडी के किसी भी प्लेस में देखने को मिल सकता है।
they do some nerve cells function and some of the work of cell that make hormones. अब हमने देखा न्यूरो एंडोक्राइन सेल डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब न्यूरो एंडोक्राइन सेल में कैंसर या फिर ट्यूमर देखने को मिल रहा है, तो हमारा लिम्फ, वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम भी और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कंडीशन मोस्टली हमें देखने को मिलेगी जब कैंसर की जो स्टेज है ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में फैल जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी में फैलने लगता है, या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर ऐसी प्लेस में जहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट है, वहाँ पर कार्सिनोइड ट्यूमर देखने को मिलेगा। इसे ही हम कार्सिनोइड स्टोमक ट्यूमर या फिर स्टोमक कैंसर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फोमा। अब लिम्फोमा की बात करते हैं। लिम्फोमा इज अ कैंसर दैट स्टार्ट इन इम्यून सिस्टम सेल। तो लिम्फोमा स्टार्ट जो होगा इम्यून सिस्टम सेल से स्टार्ट होगा। तो इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम का काम होता है जर्म्स को फाइट करना। अब जब लिम्फोमा में ही सेल यहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देगी, तो वो ही अपना काम करना वर्क मतलब कम कर देगा। तो लिम्फोमा कैन समटाइम स्टार्ट इन द स्टोमक इफ the body send immune system cell of the stomach. This might happen if the body is trying to fight off an infection. Most lymphomas that start in the stomach are a type of non-Hodgkin's lymphoma. इसे हम मतलब एक तरह से टाइप है स्टोमक का, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा का एक टाइप है ये स्टोमक कैंसर, लिम्फोमा स्टोमक कैंसर। तो हम देख रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम मतलब ऐसी सेल को अफेक्ट करता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम, ऐसी सेल होगी, इम्यून सिस्टम सेल अफेक्ट हो रही हैं कैंसरस सेल से, उसे हम बोलेंगे लिम्फोमा कैंसरस या फिर लिम्फोमा स्टोमक कैंसर। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो स्टेजेस जैसा कि हमने सभी में स्टेज देखी कि यहाँ पर हमें 5 स्टेज देखने को मिलती है, 4 स्टेज देखने को मिलती है, स्टार्ट होती है 0 से। तो स्टेज 0 को हम बोलते हैं कार्सिनोमा या फिर इन सिटू भी बोला जाता है। तो कार्सिनोमा इन सिटू में देखते हैं हम स्टेज फर्स्ट में एबनॉर्मल सेल आर फाउंड इन द म्यूकस। हमें कहाँ पर फाउंड देखने को मिलेगी ये जो कैंसरस सेल है, म्यूकस जो कि हमारे लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर में देखने को मिलेगा। दिस सेल में बिकम कैंसरस एंड स्प्रेड इनटू नियरवी नॉर्मल टिश्यू। तो ये जो हमारी कैंसर सेल है वो हमारे नियरवी जो हमारे आसपास के जो टिश्यू हैं उसे भी अफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट 0 स्टेज में हमने देखा कि ये जो 0 स्टेज में हमारे जो म्यूकस लेयर होगी, जो हमारे म्यूकस जो इनर मोस्ट लेयर में हमें ट्यूमर देखने को मिलता है, तो वो स्टेज 0 है। स्टेज फर्स्ट में हम देखते हैं the cancer has grown into the inner layer of the stomach. It is still localized within the stomach wall. अब यहाँ पर म्यूकस लेयर के अलावा जो हमारी अदर लेयर होगी, इनर मोस्ट जो लेयर होगी, उसी के आगे वाली जो लेयर होगी उसमें अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ तक फैल जाएगा, तो हमारा स्टेज फर्स्ट में आ जाता है। स्टेज सेकंड की बात करते हैं तो कैंसर ग्रो डीपर इनटू द बॉल ऑफ द स्टोमक। इट मे एक्सटेंड बियॉन्ड द इनर लेयर बट हैजंट स्प्रेड टू डिस्टेंट साइड्स। तो सेकंड स्टेज में होता क्या है कि जो डीपर जो बॉल होती है स्टोमक की, जो डीप बॉल होगी वहाँ तक पहुँच जाता है स्टोमक कैंसर या फिर ये ट्यूमर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन ये जो डिस्टेंट जो साइड होती है, मतलब आसपास के जो हमें सेकंड स्टेज में जो आसपास के जो ऑर्गन है या फिर आसपास की जो साइट है वहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगी। थर्ड स्टेज में देखते हैं the cancer continues to grow within the stomach wall and may have spread to nearby lymph nodes। तो थर्ड स्टेज में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे कैंसर सेल है या फिर ट्यूमर है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है इंक्लूडिंग लिम्फ नोड्स तक यहाँ पर। तो यहाँ पर लिम्फ नोड्स भी अफेक्ट हो जाएंगे थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ स्टेज ऑल्सो कॉल्ड स्टेज 4। जैसे कि हमने देखा एट दिस एडवांस स्टेज द कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द स्टोमक टू डिस्टेंट ऑर्गन और लिम्फ नोड्स। थर्ड स्टेज में हमने देखा कि लिम्फ नोड्स तक यहाँ पर जो ट्यूमर है वो फैल रहा था। अब हमारा फोर्थ स्टेज में देखने को मिलता है ये एडवांस स्टेज के अंदर आएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्प्रेड जो हो जाएगा हमारे आसपास के ऑर्गन में भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और लिम्फ नोड्स में तो फैल ही गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 स्टेज देखी, 0 से लेकर 4 तक हमने स्टेज देखी कि 0 से लेकर 4th स्टेज तक कहाँ कहाँ तक हमें पिक्चर के हेल्प से भी आपको समझ आ रहा होगा कि इनर मोस्ट लेयर जो हमारी होती है स्टार्टिंग से लेके जो पूरी बॉल की जो स्टोमक की पूरी वॉल होती है उसे ही बेकार कर देती है। तो ये हमारा 4th स्टेज हो जाता है। 4th स्टेज की कंडीशन में पूरे बॉडी में भी फैलने की चांस बढ़ जाते हैं।
अब हम देखेंगे कि कारण क्या क्या होते हैं, मोस्टली स्टोमक कैंसर होने के कारण क्या होते हैं। तो ये भी एक कॉमन कैंसर है आज के समय में, क्योंकि आज का जो डाइट प्लान है, बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं, हमारे खाने का रूटीन और हमारे इसके अलावा जो हमारा पैटर्न है वो सब चेंज हो गया। तो स्टोमक कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर के अंदर आता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं ऑनगोइंग प्रॉब्लम विद स्टोमक, एसिड बैकिंग अप इनटू द ईसोफेगस विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज। अगर कोई गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज है तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बार बार एसिड का रिफ्लेक्शन होगा। तो इससे देखिए ईसोफेगस में भी कैंसर हो सकता है, इसके अलावा स्टोमक में भी कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, ईसोफेजल गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिसीज है। तो इस कारण से भी स्टोमक कैंसर हो सकता है कि आपका जो भी स्टोमक से एसिड बार बार बाहर ईसोफेगस से बाहर आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो हमारा एक इन्फेक्शन होता है या फिर जो बोल सकते हैं कि जर्म्स होता है, बैक्टीरिया है। तो इन्फेक्शन इन द स्टोमक कॉज बाय अ जर्म्स कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पायलोरी। अगर इन स्टोमक में लंबे समय से इन्फेक्शन है, पायलोरी जो हमारा हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक जो इन्फेक्शन है, अगर वो लंबे समय से है आपके स्टोमक में, तो वो भी स्टोमक कैंसर का कारण बन सकता है। स्वेलिंग और इरिटेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ स्टोमक विच इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, अगर आपको स्टोमक में कोई भी इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फेक्शन है, तो उस कारण से भी स्टोमक कैंसर हो सकता है। ग्रोथ ऑफ नॉन कैंसरस सेल इन द स्टोमक कॉल्ड पॉलिप्स। अगर आपके स्टोमक में कोई पॉलिप देखने को मिलता है, कोई गांठ गठान देखने को मिलती है, मतलब नॉन कैंसरस सेल भी हो सकती है। देखिए कैंसर भी दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो यहाँ पर नॉन कैंसरस अगर कोई ग्रोथ हो रही है सेल की, तो उस कारण से भी स्टोमक कैंसर हो सकता है। मतलब वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो गया, ट्यूमर फॉर्म होने के बाद वो मैलिग्नेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलिप अगर देखने को मिल रहा है, लाइक ट्यूमर देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक स्टोमक कैंसर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी किसी फैमिली में ऑलरेडी स्टोमक कैंसर है तो आपको भी ये हो सकता है। ओबिसिटी, मोटापे के कारण भी स्टोमक कैंसर हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन के कारण भी होगा। यहाँ पर इसके अलावा एक और वायरस यहाँ पर दिया है, एब्स्टिन बार वायरस इन्फेक्शन के कारण भी स्टोमक कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। स्टोमक पॉलिप्स, स्टोमक में पॉलिप्स मतलब गांठ गठान के कारण भी होता है। डाइट, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। आ डाइट हाई इन फैटी, सॉल्टी, स्मोक्ड और पिकल्ड फूड्स। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी फूड, ज़्यादा फैटी फूड या फिर ज़्यादा स्मोक्ड फूड का अगर आप सेवन करते हैं, तो इस कारण से भी स्टोमक मतलब पेट का कैंसर होता है। इसके अलावा अ डाइट दैट डजंट इंक्लूड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगर आप ओनली बोल सकते हैं कि अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ी, बटर, मतलब कुछ इस तरह से फैटी आप खा रहे हैं और वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप खाने में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से भी आपके स्टोमक में कैंसर हो सकता है। फ्रिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सब्सटेंस लाइक कोल, मेटल एंड रबर, अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे कि कोल हो गया, मेटल हो गया, रबर हो गया, तो अगर एक्सपोज आपके पेट में चला गया है तो इस कारण से भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। स्मोकिंग, वैपिंग और च्युइंग टोबैको खाने से, स्मोकिंग करने से भी स्टोमक कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसमें तो 90% चांस होते हैं कि स्टोमक कैंसर और अदर ऑर्गन भी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑटोइम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, अगर आपको ऑटोइम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या है तो वो भी एक कारण है स्टोमक कैंसर होने का। तो ये हमारे देख लेते पुअर डाइट, अगर पुअर डाइट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आपकी, मगर अगर लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप कंटिन्यू बैठे ही रहते हैं या फिर आपका वर्क ही ऐसा है कि आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो उस कारण से पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ आपको कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स का। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, बेली पेन होगा, पेट में दर्द होगा, फीलिंग ब्लॉटेड आफ्टर ईटिंग, आप खाना खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग फील होगा, मतलब पेट बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, अगर आप थोड़ा सा ही खाना खा लेते हैं फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट बहुत भारी
भरा हुआ है। नॉट फीलिंग हंग्री व्हेन यू वुड एक्सपेक्ट टू बी हंग्री, आपको मतलब हंग्री होने के बावजूद भी आपको हंग्री जैसा फील नहीं होगा, आपको पेट भरा भरा ही समझ में आएगा। हार्ट वन, आपको इस कारण से जो आपका जो हार्ट होता है, हृदय मतलब हार्ट वन भी हो सकता है। इनडाइजेशन, आपका खाना जो भी होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर इनडाइजेशन हो जाएगा। लॉसिंग वेट विदाउट ट्राइंग, आपका जो वेट होगा वो भी लॉस होने लगेगा। फीलिंग वेरी टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे। स्टूल दैट लुक ब्लैक, स्टूल जो पास आउट करेंगे तो वो आपको ब्लैक, जो भी पास आउट करते हैं तो वो स्टूल ब्लैकिश देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख भी कम हो जाएगी। ट्रबल सॉलोइंग, आपको मतलब सॉलोइंग में मतलब सॉलोइंग में भी प्रॉब्लम होगी। फटीग और वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस भी लगेगी। नोजिया वोमिटिंग भी होगा, आपको उल्टी मतलब जी भी मचलाएगा और वोमिटिंग भी हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर वेट लॉस भी होगा। ब्लैक स्टूल देखा। फीलिंग ब्लॉटेड और गैसी आफ्टर ईटिंग, आपको मतलब खाना खाने के बाद एकदम गैस गैस जैसा फील होगा, जैसे आपको पेट में गैस बन गई हो। स्टोमक पेन ऑफन अबव योर बेली बटन, आपके जो बेली बटन होगा वहाँ पर भी पेन होगा, स्टोमक पेन भी होगा। फीलिंग फुल इवन आफ्टर, जैसा कि अभी हमने बात की, अगर हम थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं तो भी हमें फील होगा कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो अब तो ये तो हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या होंगी, इसके लिए हम डायग्नोसिस या फिर टेस्ट क्या क्या करते हैं। तो अपर एंडोस्कोपी करेंगे। अपर एंडोस्कोपी में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो एंडोस्कोपी के हेल्प से विजुअलाइज कर पाएंगे कि पर्टिकुलर ये जो हमारा कैंसर है वो किस पर्टिकुलर एरिया में है, हम लेज़र के हेल्प से यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हमें बायोप्सी के लिए भी एंडोस्कोपी का हेल्प मतलब हेल्पफुल होती है, तो इससे हम जो भी जो टिश्यू होंगे, अगर ट्यूमर है आसपास तो उस ट्यूमर को बायोप्सी के लिए रिमूव कर लेते, उस ट्यूमर को, उस जो टिश्यू होगा उसे लेकर बायोप्सी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये भी डायग्नोसिस का एक पार्ट है, क्योंकि हमें बायोप्सी करने के लिए एंडोस्कोपी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो ये एंडोस्कोपिक ये हमारा पता करता है, ये भी सेम वर्क करेगा, लेकिन इससे हमारे स्टेजेस की पता चलता है कि जो स्टोमक कैंसर है वो स्टोमक की किस लेयर पर कॉज कर रहा है या फिर किस लेयर पर यहाँ पर अकर हो रहा है, किस लेयर में हो रहा है। तो हम इससे स्टेज का पता लगाते हैं कि अगर स्टोमक की सुपरफिशियल लेयर में है तो ये फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है। तो जो एंडोस्कोपिक यूज हैज अल्ट्रासाउंड प्रोब आर टेस्ट एट it tips that can take picture to your stomach. It can show if the cancer is spread from your stomach lining of your stomach ball. तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के हेल्प से हम यहाँ पर पर्टिकुलर ये पता करते हैं कि जो स्टोमक की लेयर है, बॉल है, कहाँ तक स्टोमक का कैंसर या फिर कहाँ तक वो ट्यूमर फैल जाता है। तो ये भी हमारे डायग्नोसिस से टेस्ट पहले करते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, वेरियम सोलो हो गया, एमआरआई हो गया, पीईटी स्कैन हो गया, तो इन सभी से भी हम जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट से पता लगता है, सीटी स्कैन, एमआरआई से पता चलता है कि जो स्टोमक में पर्टिकुलर से, क्योंकि जो इमेज होती है प्रॉपर इमेज पता चल जाती है कि कितनी साइज है ट्यूमर का, कितना सेफ है, किस पर्टिकुलर एरिया में है। तो एमआरआई, सीटी स्कैन, बैरियम सॉलोइंग, इन सभी से पता चलता है। तो ये भी एक डायग्नोसिस का पार्ट है, सीटी स्कैन मतलब या फिर एमआरआई रेडियोलॉजिकल टेस्ट में। और सबसे जो कॉमन जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट भी क्यों करवाया जाएगा, ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है कि स्टोमक कैंसर के कारण अदर ऑर्गन भी अफेक्ट हुए हैं। तो ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आपका एलएफटी आरएफटी अगर डिस्टर्ब है तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टोमक के अलावा अदर ऑर्गन भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ब्लड टेस्ट भी बहुत ही कॉमन टेस्ट के अंदर आता है, बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो जैसे कि हमने देखा, कैन ऑफर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ योर ऑर्गन आर फंक्शनिंग। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि कौन से फंक्शन आपके कैसे वर्क कर रहे हैं। पुअर ऑर्गन फंक्शन में इंडिकेट दैट कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। अगर आपका कोई भी ऑर्गन टेस्ट में एबनॉर्मल आता है तो इंडिकेट करता है कि स्टोमक कैंसर के कारण आपका जो अदर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी जैसा कि हम देख पा रहे हैं is a type of surgery that allow you provide assess cancer spread when less invasive method like imaging have went
provided enough information during laparoscopy, or provide insert a teeny camera into small cuts in your abdomen to so they can see your organ directly. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पार्ट में कैंसर हो जाता है कि हम पर्टिकुलर ना ही एमआरआई सीटी स्कैन से प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। तो स्मॉल इंसीजन करके, स्टोमक का स्मॉल इंसीजन करके प्रॉपर उसे जो भी हम कैमरा होता है, कैमरे को इंसर्ट करके उसकी इमेजेस ली जाती है और पर्टिकुलर ऑर्गन में पता लगाया जाता है कि यहाँ पर ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है। तो ये हमारे लेप्रोस्कोपी हो जाती है। स्मॉल इंसीजन करने के बाद कैमरे के हेल्प से वहाँ पर इमेजेस ली जाती है और पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम है, कैंसर नॉन कैंसरस है या फिर कैंसरस है, इंक्लूडिंग साइज, सेफ और कहाँ तक फैला है ये भी पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हमारे डायग्नोसिस एंड टेस्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं, ये तो हमारा सर्जरी लास्ट ऑप्शन हो जाता है। जैसे कि हमने सभी कैंसर में देखा कि थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो थेरेपी ये हमारी जो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट होता है कि अगर पॉसिबल है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी से कैंसर सेल को किल कर दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी में जैसा कि हमने देखा कि जो ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं, वो कैंसर सेल को श्रिंक कर देती हैं या फिर कैंसर सेल को किल कर देती हैं। तो ये जो हमारा जो कीमोथेरेपी होता है बिफोर सर्जरी की प्रोसीजर है, मतलब बिफोर सर्जरी का ट्रीटमेंट है। सर्जरी तो बाद का एक ट्रीटमेंट होता है कि अगर कीमोथेरेपी या फिर इन सभी से नहीं ठीक हो रहा है या फिर स्प्रेड होते जा रहा है या फिर लास्ट स्टेज में अगर कैंसर पहुंच गया, तो उस कंडीशन में हम टॉमी कर देते हैं या फिर सर्जरी कर देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को काट ही देते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अगर चांसेस होते हैं उस ऑर्गन को बचाने के, तो कोशिश की जाती है कि ओनली कैंसर सेल को ही किल किया जाए। तो कीमोथेरेपी में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो एंटी कैंसर ड्रग होती है, उस ड्रग के हेल्प से जो कैंसर सेल होती है उसे किल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में यहाँ पर होता है जो भी हमारे टारगेटेड एनर्जी बीम लाइक एक्सरे टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, जो हमारी हाई जो रेडिएशन होती है लाइक एक्सरे, तो पर्टिकुलर हाई जो रेज से पर्टिकुलर सेल में फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है और उस कैंसर सेल को किल किया जाता है। तो ये हमारा रेडिएशन थेरेपी, हाई रेज को देकर कैंसर सेल को किल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेटेड ड्रग थेरेपी। तो टारगेटेड ड्रग थेरेपी में ये हमारा एक कैंसर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। इससे पर्टिकुलर लाइक ये भी कीमो की तरह ही होता है। इसमें पर्टिकुलर हम यहाँ देखते हैं, पर्टिकुलर एरिया में टारगेट करके यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंसर सेल को जो प्रोटीन होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो कैंसर सेल को ग्रोथ करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं या फिर ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर प्रोटीन को या फिर उन पर्टिकुलर जो सेल को किल कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारे कैंसर सेल होती है वो नहीं ग्रो कर पाती और कैंसर सेल मर जाती है। तो टारगेट करके उस कैंसर सेल को किल किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उससे बूस्ट किया जाता है, जिससे कि जो कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता मिल सके। तो इम्यूनोथेरेपी हेल्प योर इम्यून सिस्टम आइडेंटिटी द डिस्ट्रॉय कैंसर सेल दैट मे बी हियर्ड डिटेक्ट इट मोस्ट कॉमनली यूज इन रिक्योरिंग एंड एडवांस्ड कैंसर। तो ये इम्यूनोथेरेपी एक एडवांस कैंसर थेरेपी के भी अंदर आता है कि अदर थेरेपी, अदर सर्जरी के बाद भी इम्यूनोथेरेपी दे दी जाती है कि अगर कैंसर फैल भी रहा है तो वो अब उसे किल कर सके या फिर लड़ने की क्षमता उसमें मिल सके। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये देख लिया इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। अब लास्ट जो ऑप्शन होते हैं हमारे सर्जरी। तो सर्जरी एक तरह से बोला जाए तो लास्ट ही ऑप्शन होगा। अब हम देख लेते हैं अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी देखो हमने डायग्नोसिस में भी लिया था। डायग्नोसिस में इसलिए क्योंकि जो उसके जो टिश्यू होते हैं उसे यहाँ जैसे मान लो स्टोमक कैंसर यहाँ पर है, तो जो एंडोस्कोपी के हेल्प से उस टिश्यू को रिमूव किया जाता है और बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो सेम यहाँ पर देखते हैं सर्जरी में। मान लो अगर स्टोमक के किसी सुपर या जो हमारे इनर लेयर है वहाँ पर ट्यूमर हुआ है, तो एंडोस्कोपी के हेल्प से उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है। जो भी सुपरफिशियली लेयर में अगर कैंसर है, स्टोमक है, तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर इन द अर्ली स्टेज व्हेन द कैंसर इज लिमिटेड टू योर स्टोमक superficially layer and cancer can be removed through an upper endoscopy. In this procedure, endoscopic submucosal dissection
और एंडोस्कोपिक म्यूकोशल रिसेक्शन। तो अगर हम मान लो अगर अर्ली स्टेज है या फिर 0 स्टेज है या फिर फर्स्ट स्टेज है, तो उस कंडीशन में जो हमारे ट्यूमर होते हैं वो स्टोमक के इनर मोस्ट लेयर में ही होते हैं। तो अपर एंडोस्कोपी के हेल्प से उस ट्यूमर को रिमूव कर लिया जाता है, इजीली रिमूव कर लिया जाता है। तो अगर इसे रिमूव करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डिसेक्शन। अगर सब म्यूकोजल लेयर को हम लेयर के ट्यूमर को रिमूव करते हैं, और या फिर हम एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये तो हमारे पर्टिकुलर जो सर्जरी की है हमने उस प्रोसीजर के हमारे नाम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। अब गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये तो लास्ट स्टेज में ही देखने को मिलेगा, जब पूरे स्टोमक में अगर कैंसर फैल गया है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ही रिमूव करना होता है, तो उसे ही हम गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। अब गैस्ट्रेक्टोमी भी अदर अदर टाइप्स की होती हैं, डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करने की आवश्यकता है, तो उस तरह की गैस्ट्रेक्टोमी हमें देखने को मिलती है। वंस ट्यूमर is spread beyond your stomach superficial layer, you need surgery to remove all or part of your stomach। तो गैस्ट्रेक्टोमी किस कंडीशन में की जाती है कि जब इनर लेयर से लेकर आउटर लेयर तक पूरी तरह से कैंसर सेल फैल चुकी है, तो उस कंडीशन में हमें गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है। मतलब स्टोमक में कट लगाया जाता है, उस एरिया को ही काट दिया जाता है जहाँ तक कैंसर सेल फैल चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें हर तरह के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेड्स गैस्ट्रेक्टोमी, सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी, प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी, डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी एंड सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो डिपेंड करता है कि कितनी गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब किस पर्टिकुलर ऑर्गन में स्टोमक के किस पार्ट में गैस्ट्रेक्टोमी की जा रही है, तो वो डिपेंड करता है उसके टाइप पर। यहाँ पे भी पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। तो रिमूव द पार्ट ऑफ योर स्टोमक अफेक्टेड बाय द कैंसर। तो हम जो गैस्ट्रेक्टोमी यहाँ पर देखो, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी यहाँ पर लिया गया है। तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या किया है, उस पर्टिकुलर पार्ट को कट किया गया है जो कि कैंसर सेल से अफेक्टेड था। तो ये हमारा सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में यहाँ पर सारा ही स्टोमक चला गया, ओनली हमारे जो ईसोफेगस के कुछ ही नीचे वाला पार्ट बचा है। और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में रिमूव योर एंटायर स्टोमक, जो हमारा स्टोमक होता है मतलब पूरा स्टोमक को ही रिमूव कर दिया जाता है। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया ही बचा होता है और पूरी तरह से यहाँ पर स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ईसोफेगस और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया बस बचा है। इसके अलावा पूरी तरह से स्टोमक पूरी तरह से इसे रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह की जो सर्जरी होती है इसे गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी इसलिए बोला, डिपेंड करता है इसके पार्ट पर कि किस पार्ट को हमने रिमूव किया है। अब यहाँ देखिए डिस्टल पार्ट, तो डिस्टल पार्ट में स्टोमक का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे रिमूव कर दिया, तो इससे हम डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी, सेंट्रल पार्ट को रिमूव कर दिया तो हम सेंट्रल गैस्ट्रेक्टोमी बोलेंगे। और प्रॉक्सिमल, स्टोमक का ऊपर वाला पार्ट मतलब ईसोफेगस के नीचे और आधा स्टोमक का पार्ट को अलग कर दिया तो हम इसे प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। तो गैस्ट्रेक्टोमी ये सर्जरी हो जाती है, इसे 4th स्टेज या फिर ऐसे स्टेज में किया जाता है जब पूरी तरह से वो कैंसर सेल की संभावना नहीं होती है कि प्रॉपर ठीक हो पाएगा, तो उस कंडीशन में इसे कट ही कर दिया जाता है। तो ये तो आज की क्लास में हमने देखा स्टोमक कैंसर क्या होता है, स्टोमक कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और यह से क्योर कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा देखते हैं आप एक पैलिएटिव केयर होते हैं। पैलिएटिव केयर का मतलब आप समझ लीजिए, जब जैसे कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो जाती है, कीमोथेरेपी सारी चीज़ हो जाती हैं, तो पैलिएटिव केयर में क्या जाता है कि जो अदर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं लाइक वीकनेस, उसको पेन भी देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, कई तरह की हमें वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए जिस मेडिसिन की जो केयर एक्सटर्नल जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे ही हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो ये तो हमारी पैलिएटिव केयर हो जाती। अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो अगर कैंसर हो गया है और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है, उसके बाद उसे हम क्या क्या वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देंगे, क्या उसे गाइड करेंगे कि अब आपको क्या क्या प्रिवेंट करना है, या फिर इससे अगर इस स्टोमक कैंसर से बचना है तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना है। फर्स्ट तो अगर पायलोरिक इन्फेक्शन है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले तो उसका इलाज करवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि अगर
एच पायलोरी इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो वो कैंसर का शिकार हो जाता है, स्टोमक कैंसर का। इसके अलावा अगर आपको बार बार स्टोमक में अल्सर हो रहा है, तो अगर स्टोमक में अल्सर हो रहा है तो उस कारण से भी आपको पेट में कैंसर हो सकता है, स्टोमक में कैंसर हो सकता है। गैस्ट्राइटिस अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको इन्फ्लामेशन बार बार हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट बहुत जल्द करवाना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, आपको हमेशा हेल्दी फूड का सेवन करना है। जो हैवी फूड होते जैसे कि फैटी फूड होते उसे अवॉइड करना है। हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको यहाँ पर लेना है। और सॉल्ट जो होगा या फिर रेड मीट, जो हमारे रेड मीट्स होते हैं उसे रिड्यूस करना है, क्योंकि जो हमारे रेड मीट्स होते हैं या फिर जो सॉल्ट होता है, हाई सॉल्ट स्टोमक कैंसर का कारण होता है। फूड हाई इन विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और अदर इस तरह की हमें चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, कैरेट हो गया। ये गुड सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा इनका सेवन करना है। तो कैंसर से बचने के लिए आपको सॉल्ट और जो हमारे मीट होते हैं उससे बचना है, उसे कम करना है या फिर टोटली हमें ख़त्म ही करना होगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेते हैं तो उसे पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। अवॉइड स्मोकिंग, यूजिंग टोबैको एंड अल्कोहल, इन सभी को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा मेंटेन अ हेल्दी वेट, आपको अपना वेट को भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि बहुत ही डिपेंड करता है आपकी हर बीमारी का जो भी मर्ज होता है वो आपकी लाइफ स्टाइल ही होती है। तो आपको अपने वेट को भी मेंटेन करना है, आपको अपने वेट को हेल्दी बनाना है। तो ये तो आज का हमारे क्लास में हमने प्रिवेंशन भी देखा कि स्टोमक कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, कारण, सिम्टम्स और इसका प्रिवेंशन, इसके या फिर इससे बचाया कैसे जा सकता है। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से स्टोमक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।